नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम गुजरात में दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता चला जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां चुनावी अभियान की कमान संभाल ली है, तो वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा को ब्रेक देकर राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के चुनावी अभियान में धार देने की कोशिश शुरू कर दी है। एक तरफ हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत, उसका प्रारंभ बीजेपी के गढ़ से यानी दक्षिण गुजरात से की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने चुनावी अभियान की जो शुरुआत की है वो कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले सौराष्ट्र से की है। और इतना ही नहीं बल्कि दक्षिण में भी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहा है, वहां पहुंचकर भी राहुल ने ये कोशिश की है बड़े स्तर पर मैसेज देने की कि खेल में दो खिलाड़ी हैं। खेल के ये दो खिलाड़ी, एक तरफ 27 सालों से जिनका दुर्ग वहां बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ 27 सालों से वनवास झेल रही कांग्रेस। जिस तरीके से सूरत और राजकोट में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी चुनावी दम भर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट लग रहा है कि राहुल गांधी ये कतई नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करे, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आम आदमी पार्टी इसी सौराष्ट्र में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में अब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरीके से चुनावी अभियान में प्रचार प्रसार की कमान को धार देने की कोशिशें तीनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो रही है, क्या इस बार गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आज इस पर करने वाले हैं खुलकर चर्चा। हमारे साथ गुजरात से चंद अतिथि भी जुड़ेंगे जो अपनी राय रखने वाले हैं इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी घटना चक्र पर, इस चुनावी घटना चक्र पर। लेकिन आइए उससे पहले बीते 24 घंटे में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान के बाद कांग्रेस ने वार शुरू कर दिया है, क्या कह रहा है गुजरात का चुनावी समीकरण, समझते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। गुजरात के चुनावी समर में राजनीतिक पारा बढ़ गया है। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी एकालाप भी बढ़ता जा रहा है। जहां एक और सत्तारूढ़ बीजेपी ने गुजरात का दुर्ग जीतने के लिए तूफानी प्रचार के लिए अभियान में जुटी है, तो वहीं आज से राहुल गांधी भी चुनावी रण में उतर गए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पहले फेज की वोटिंग से पहले तीनों दल ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुँच रहे और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछड़े वर्ग को साधने के लिए सुरेंद्र नगर में और आदिवासी वोटरों का समीकरण साधने के लिए नवसारी में रैली की, तो वहीं राहुल गांधी ने सूरत और राजकोट में रैली की, जहां से राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने भी चुनावी मंच से आदिवासी कार्ड खेल दिया है, तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान की कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत उन इलाकों में अपना प्रचार कर रही है जहां उसका कोर वोटर है या जहां के वोटर बीजेपी से खफा है। बहरहाल यह तो वक्त ही बताएगा कि किसकी रणनीति काम आती है और किसकी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदाशन। तो कांग्रेस कमबैक करना चाहती है। 27 सालों से जिस वनवास को कांग्रेस झेल रही है, उस वनवास को खत्म करना चाहती है, और इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेते हैं। हिमाचल तो वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन हाँ गुजरात में कुछ संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ये संभावना क्या इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि राहुल गांधी को ये डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात के 27 सालों से विपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस निभा रही थी, वो विपक्ष की भूमिका भी इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से छिन सकती है। इसीलिए जिस तरीके से चुनावी अभियान में आदिवासी कार्ड का प्रयोग किया गया है, वो ये बता रहा है कि कांग्रेस इस बार हर हाल में गुजरात में
अपनी विपक्ष की बनी हुई भूमिका को तो बरकरार रखना ही चाहती है। किस तरीके से वार प्रतिवार शुरू हुआ, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चुनावी अभियान में जो धारदार बातें कही, उस धारदार बातों का धारदार तरीके से राहुल गांधी की तरफ से कैसे जवाब दिया गया, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो भाजप तो जबरदस्त એનો રેકોર્ડ છે। ભાજપ ચડી જ બેસે કારણ ભાજપ એટલું બધું કામ કર્યું છે એટલે હવે શું કરે છે? વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। अरे हूं तो सेवक छू, हूं तो सेवादार छू, अने सेवक के सेवादार नी एडी औकात होती है। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जाति नो पण कहो। अरे तमे तो मने मौतनो सौदागरो पण कहो। अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो। बधुं कीधुं भाई, तमे बधुं कीधुं। हवे तमे औकात बतावा निकळ्या छो। अमारी कोई औकात नथी। मेहरबानी करीने विकासना मुद्दानी चर्चा करो। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। तो भाजप तो जबरदस्त એનો રેકોર્ડ છે। तो राहुल गांधी आदिवासी कार्ड खेल चुके हैं और इसका कितना असर, कितना बड़ा प्रभाव गुजरात चुनाव में पड़ सकता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी के चुनावी अभियान में 3 बातें जरूर ध्यान देने वाली है। एक तीर से 3 निशाने करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत हो रही है सौराष्ट्र से। वो सौराष्ट्र जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2017 की अगर बात करें तो यहां से 30 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आई थी। सौराष्ट्र में 54 में से 30 सीटें लेके गए थे कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये वही सौराष्ट्र है और सौराष्ट्र के राजकोट पहुंचकर राहुल गांधी दरअसल राजकोट वासियों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजकोट में 8 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और मात्र 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। दूसरी तरफ उनका चुनाव होता है सूरत। वो सूरत जो दक्षिण गुजरात आता है, वो दक्षिण गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां पर 16 में से 15 सीटें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आई थी सूरत की। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी सूरत पहुंचकर सूरत की सूरत हाल बदलने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से आदिवासियों को संबोधित किया गया आज अपने चुनावी अभियान के दौरान राहुल गांधी के द्वारा, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात गौरव यात्रा जो आदिवासियों को साधने के लिए निकाली गई थी, दरअसल राहुल गांधी सीधे उस पर वार कर रहे हैं। कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है, आइए जानते समझते हैं आज की अतिथियों से। पैनल को जरा लेकर आए स्क्रीन पर। स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त पैनल का हिस्सा बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीलेश सोलंकी जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं नयन भाई पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रीना ब्रह्म भट्ट जी भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। रीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत नीलेश सोलंकी जी आपके साथ कर रही हूं। राहुल गांधी ने बड़ा चुनकर चुनावी अभियान के लिए वो क्षेत्र चुना है जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब
2017 से ही देखने को मिलता रहा है। नीलेश सोलंकी जी। जी जी लवनी जी, देखिए राहुल गांधी को अगर अच्छा हुआ कि थोड़ा टाइम मिल गया, एक दिन की छुट्टी लेके वो गुजरात यात्रा पे आए हैं, तो शायद कांग्रेस को उनका आभार मानना चाहिए। दूसरी बात कि मैंने देखा उनके स्टेटमेंट में बोला गया है भारत के पहले मालिक एक उनका नेता बोलता है कि किसी एक समाज ने भारत को बचाया। उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी बोलते हैं कि किसी एक समाज का किसी तिजोरी पे, गवर्नमेंट की तिजोरी पे हक है। तो आप देखिए कि ये कांग्रेस की पता नहीं ये कौन सी राजनीति जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति। ये लोग क्यों सर्व समाज को साथ में लिए नहीं चलते? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सर्व समाज का नारा लेके आगे बढ़े हैं, विकास की राजनीति की है। अब देखिए कि आदिवासी बंधुओं के लिए नहीं, लेकिन 19,000 से भी ज्यादा ठीक है, लेकिन नीलेश जी मुझे थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर सके, नीलेश जी मुझे थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर सके, आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं और काम हो रहा है, सरकार ने काम किया है और यही वजह है कि 27 सालों से आप वहां पर हैं। लेकिन ये भी एक सिक्के का दूसरा पहलू है और सत्य है कि 2017 में सौराष्ट्र के वो इलाके जहां पर आपने कहा कि हमने काम किया, वहीं पर ही आपको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सौराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा है और आज उसी सौराष्ट्र के आदिवासियों को साधने के लिए आदिवासी कार्ड खेल गए हैं राहुल गांधी। तो क्या नहीं लगता आपको कि इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले चुनाव पर? आपको कुछ लॉस हो सकता है पुनः? देखिए, अंबाजी से लेके उमरगाम तक हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोदी जी और आज हमारे प्रधानमंत्री है। तो आदिवासी बांधवों के लिए उन्होंने जो जितना काम किया है वो सराहनीय है। और देखिए कि उनके अभी आप देखिए कि कांग्रेस की जो नेतागण है, अगर वो मुझे 5 नामावली देखी है पिछले 5 साल की, तो एक ही नाम है। आप देखिए कि जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। तो उनके जो नेता थे वो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, मोदी जी के विश्वास में विश्वास रखते हैं। तो आप देखिए कि आदिजाति हो या कोई भी ज्ञाति हो, वो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ में लिए चलती है। तो इसमें ये राहुल जी आते हैं और कुछ वो पथरा फेंके चले जाते हैं, तो इनके तुष्टीकरण की नाती। आप देखिए कि चंदन सिंह ठाकुर ने अभी वो अगले 24 घंटे में बोला था, पिछले 24 घंटों में, कि एक ही समाज ने भारत को बचाया है। तो आप देखिए कि ये लोग वाणी विलास में, और उनके मधुसूदन मिस्त्री जी जो औकात की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं और वो प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी में ही वो हो सकता है। वो शहजादे का काम नहीं है कि एसी से 12, अब भारत जोड़ो यात्रा की बात करते, पीछे उनके पीछे 80 से ज्यादा वो लग्जरी एसी वैन चलती है। तो क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरी बात मैं बोलूं कि भारत का मार्ग मुझे दे कांग्रेस के प्रवक्ता, ठीक है, जो गुजरात में वो मार्ग निकलता हो। नैन भाई पटेल जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, उन्होंने, सोलंकी साहब ने तो बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त आपको बता दी कि देखिए काम किया गया है और काम का ही ये प्रभाव है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक लेकर गुजरात आना पड़ा, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सी फिर से वापस तो आने वाली है नहीं और अब विपक्ष की जो भूमिका है कम से कम वो ही बची रह जाए। आम आदमी पार्टी ने एंट्री करके उस पर भी कहीं ना कहीं से एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नैन जी। नमस्कार जी। नमस्कार नैन जी। नमस्कार जी। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे को लाइन पे लिया। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने यात्रा में से बीच में आए हैं, वो बात सच्ची है, लेकिन राहुल गांधी आज कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उनको उनकी पार्टी चलाने के लिए प्रचार के लिए आए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो है और मेरे और आपके सबके प्रधानमंत्री है, उन्होंने तो सरकार का काम छोड़ के सिर्फ प्रचार का ही काम, लास्ट में 2 महीने से प्रचार का ही काम कर रहे हैं। जो सरकार का काम है वो करना चाहिए, प्रचार का काम उनका काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी, ये कौन सी लॉगबुक में लिखा है? नहीं, ये कौन सी लॉगबुक में लिखा है कि प्रधानमंत्री प्रचार नहीं कर सकते हैं? ये किस लॉगबुक में लिखा हुआ है? नहीं है, वो जिस पार्टी से है, वो जिस पार्टी से है उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर आपके पास वो पद होता है, आपने भी कई बार हुआ कि प्रचार किया है, आज तक के सब प्रधानमंत्री में से पहले ऐसे प्रधानमंत्री के उनकी पार्टी के लिए इतना प्रचार कर रहे हैं और आज उन लोगों को लगा है कि हमारे हाथ से सरकार चली जा रही है। उन्होंने आज उनके सब कार्यकर्ताओं को भी आज पेपर के माध्यम से बताया है कि अपना खुद का स्टेटस रखो अपने मोबाइल पे, यानी प्रचार शुरू।
अब जब 27 साल से जब भाजपा की सरकार इधर है तो उनको इतना प्रचार करने की काम किया होवे तो इतना प्रचार करने की जरूरत शायद ना होवे, ऐसा मैं खुद मानता हूं, क्योंकि 27 साल। अच्छा ठीक है नयन जी, इसका जवाब नीलेश सोलंकी देंगे, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब पहले दे दीजिए। नीलेश जी एक सेकंड, नीलेश जी एक सेकंड, कौन सा संवैधानिक नीलेश पद जी है? एक सेकंड नीलेश जी, मैं आपको मौका दूंगी, आप इस प्रश्न का आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन नीलेश सोलंकी जी एक बात मुझे जरा स्पष्ट कर दीजिए कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो वहां जाके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचे हुए थे लेकिन गुजरात उनको आना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं से उनके मन में भी तो एक संशय है। क्या ये संशय भारतीय जनता पार्टी का भय कम और आम आदमी पार्टी का भय ज्यादा दिखाता है? कहीं ऐसा तो ना हो कि विपक्ष की भी जो कुर्सी है वो हाथ से खिसक जाए, क्योंकि सौराष्ट्र के इलाके में तो आम आदमी पार्टी ने दमदार एंट्री दिखा दी है। नयन भाई, मेरा प्रश्न आप ही से है। हमारी तो सरकार बनने वाली है, 8 तारीख को देना, हम 125 प्लस लेके आएंगे और आपके माध्यम से आप सबका शुक्रिया आपसे कितनी अदा डिपॉजिट करेंगे। जाएगी हमारी वो भी सरकार बोलना, हम बनाने वाले कितनी हैं डिपॉजिट कांग्रेस की। गुजरात में जाती है? नीलेश जी वो कह रहे हैं 125 प्लस लेकर आ रहे हैं, अभी से ही उन्होंने कह दिया, उन्होंने तो और आंकड़े भी मेरा बता प्रश्न दिए। और भी ऐड कर लीजिए, कितनी डिपॉजिट जाती वो भी पूछ लेना। बताइए नयन जी, आपको नीलेश सोलंकी जी की आवाज आ रही है ना नयन भाई आपको? नहीं, कम हो रही है, लेकिन नीलेश जी हमारे गुजरात के ही हमारे दोस्ती लगते हैं, हमारे सबके भाई है, लेकिन वो उनकी पार्टी क्या बोले, लेकिन हम 125 प्लस, क्योंकि इन्होंने तो उनके पाटिल साहब ने बोला था कि 182 लेके आएंगे, फिर वो खुद न खुद 150 पे आ गए, आज वो ही खुद न खुद 125 पे आ रहे, वही खुद नीचे उतरते जा रहे हैं। तो हम तो पहले से ही 125 बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, हम 8 तारीख को सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से डरते क्यों है? आप इतना हताश क्यों हो गए हो? जी नयन जी वो कह रहे हैं आप हताश हो गए। जी वो कह रहे हैं कि आप लोग हताश हो गए हैं, आप डर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, हम तो किसी से डरने वाले नहीं है, प्रजा का जनमत लेना है, ये भी हमारे गुजरात के सब भाई है, डरने की क्या बात है, भाईचारा से रहने का है, लेकिन उनके साथ हमको सरकार तो बनानी, प्रजा वो के भी सब हमको भाई हैं, विश्वास प्रजा के सरकार सब भाई हैं, बनानी। लेकिन आप लोगों की तरफ से तो एक विशेष वर्ग को ही साधने की भी कुछ दिन पहले सुना ना कि एक भाईजान ही बचा सकता है, ये भी कहा जा रहा है, फिर सब भाई कहां से आ गए? 27 साल के थोड़ा अंदर कंफ्यूजन है उन्होंने मुझे लग रहा है। काम किया, 27 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया होता ना इतना अच्छा, ये तो इतना इन लोगों को दिल्ली से यहाँ के चक्कर काटने नहीं पड़ते। अगर कोई प्रधानमंत्री को उसकी औकात के बारे में पूछता है तो ये शर्म की बात है। एक बार को रीना जी के पास जरा चलते हैं, ठीक है, आप दोनों को फिर से मौका देती हूँ, ठीक है, फिर से मौका देती हूँ, लेकिन रीना जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और गुजरात की राजनीति को बहुत अच्छे से देख समझ रही हैं। रीना जी, इस बार जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, लेकिन इस मुकाबले में अगर राहुल गांधी का चुनावी अभियान होता है कि उसकी शुरुआत होती है, और वो शुरुआत भी कहां से होती है? एक सौराष्ट्र के जिले से, सबसे बड़ा वो जिला जहां पर कांग्रेस कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी मन मुताबिक, राजकोट, 8 में से मात्र 2 सीटें आई थी, और दूसरी तरफ वो सूरत जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, 16 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, और तीसरी तरफ इन दोनों ही इलाके में आदिवासी कार्ड को खेल जाना। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का ये चुनावी अभियान जो प्रारंभ हुआ है वो एक इंपैक्ट डाल पाएगा, बीजेपी के लिए कोई चुनौती खड़ा कर पाएगा? रीना जी। लवनी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मुद्दा ये है कि अभी जो राहुल जी ने ब्रेक लिया है भारत जोड़ो यात्रा से, लेकिन आप देखो तो सूरत की आप जब बात कर रहे हो तो महाराजा कामरेज और कतारगाम एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर भाजपा को दिक्कत आ रही है। दूसरी ओर आप देखो तो यहाँ असंतुष्ट लोग भी है। आप देखो तो यहाँ के जो झंखना पटेल उनको टिकट नहीं दिया गया है, और उनके साथ एक कोली पटेल का समाज जो समुदाय है वो ज्यादा उनकी संख्या है, और उन लोगों ने मेरे ख्याल से एक मीटिंग भी किया था, और इस मीटिंग में ऐसा ठहराव भी किया गया था कि वो लोग आपके बाद भाजपा को वोट नहीं देंगे, मतलब ये नाराजगी है। तो आप देखो असंतुष्ट वर्ग और जो विद्रोही है रिबेलियन वो लोग भी वहां सक्रिय है। तो अब के बार क्या है, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, थोड़ा पीछे आप जाओ तो ये सूरत वही है जहाँ की महानगर पालिका 2021 में
आप देखो तो 23 जितनी सीटों आपको मिली थी, मतलब आपकी जो एंट्री थी वो वहां से शुरू हुई थी। तो यहाँ तो सीधी बात है कि भाजपा को थोड़ा वो अपना नुकसान दिखेगा या फिर उसके लिए चिंता उनकी थोड़ी जायज भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए वहां कुछ अच्छा है। दूसरी बात आप देखो तो दक्षिण गुजरात की आप बात करो तो मैंने बोला सूरत की बात है, तो भाजपा के लिए भाजपा ने अब के बाद इसीलिए आप देखो तो मोहन राठवा को भी लाया गया आदिवासी बिल की वजह से ही, फिर आप देखो भगावरण को भी लाया गया, फिर चालोद से आप देखो भावेश सरकारों को भी लाया गया, अश्विन कोटवाल को भी लाया गया, क्योंकि वो आदिवासी इलाके में ये लोग जो है वो मजबूत दावेदारी रखते हैं और काफी सालों से जीत कर आ रहे हैं। दूसरी बात आप देखो तो मोहन राठवा को लाया गया 2-4 दिन पहले ही लाया गया था, महाभारत को खाली 24 घंटे में ही टिकट दिया गया था। हाँ। मतलब ये एक नाराजगी की बात हो सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। बागी जो हैं वो परेशानी का सबब बन सकते हैं। नीलेश सोलंकी जी, देखिए एक तरफ बागी हैं, दूसरी तरफ जिस स्वराष्ट्र में जिस तरीके से आप लोग कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी रीना जी भी समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वहां पर आपने कुछ फेसेस जरूर बदल दिए हैं, नए चेहरे जरूर आप ले आए हैं, लेकिन वो नया चेहरा क्या इतना इम्पैक्ट दिखा पाएगा, ये चुनौती आपके लिए अभी स्वराष्ट्र जैसे इलाकों में बनी हुई है। नीलेश जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस्ड पार्टी जानी जाती है कि कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री सेंस सबसे यही पार्टी है कि सेंस प्रक्रिया जाती है और उनमें पार्लियामेंट्री स्टेट पार्लियामेंट्री और सेंट्रल पार्लियामेंट्री जो उम्मीदवार उनको घोषित करती है वही उम्मीदवार लोगों के बीच जाते हैं। अगर बागी होते हैं तो 7 बागी को हमने सस्पेंड कर दिया है। इसकी ऐसी कोई ताकत है कि अगर उनके वहां उनके एक नीलेश जी आपकी आवाज प्रॉब्लम कर रही है थोड़ा। 500 लोग आए, शिस्त बन से आए, बैठे गार्डन में, उनको हमारे प्रदीप सिंह वाघेला जी ने जो समझाया, दूसरे दिन वो काम में लग गए। तो ये कैडर बेस है, डिसिप्लिन वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लोगों का विश्वास जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो स्क्रूटनी इस आधार पर करती है कि उनका संगठन भी जमीन पर मजबूत रहता है और इसीलिए वो छोटे से छोटे चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से क्या कोई कमी रह जाती है? 27 सालों से अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जमी हुई है तो उसके पीछे उनका कैडर बेस होना भी है, लेकिन 27 सालों से अगर कांग्रेस वहां पर नहीं है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए तैयारियां होनी चाहिए, क्या इतनी तैयारी कांग्रेस भी करती है? ये दफे हम पूरी तैयारी करके ही आए हैं। जही हमारी कमी रह गई थी लास्ट टाइम, वो भी हमने थोड़ा सोच समझ के सॉल्यूशन लिया है। दूसरा कि लास्ट टाइम सौराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस भाजपा से ज्यादा हमको विधानसभा के एमएलए मिले थे और वहां से हमारे इलेक्टेड एमएलए ज्यादा थे, ये भी सबको मालूम है। क्यों संभाल नहीं पाए एमएलए? लेकिन मुझे एक चीज अगर आप समझा पाए, आप कह रहे हैं कि आपने भी पूरी तैयारी की हुई है। सौराष्ट्र की अगर मैं बात कर लूं तो कुछ ऐसी सीटें थी, 5 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो अंतर है वो मात्र 1000 से 3000 के बीच था, आप आगे थे। लेकिन इस बार कुछ वही ऐसी सीटें हैं जहां पर आपने जैसे ही कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की वहां पर बवाल शुरू हो गया। क्या उन कैंडिडेट्स की बगावत भी आपके लिए परेशानी का सबब नहीं होगी? क्योंकि यहां तो देखिए भारतीय जनता पार्टी बागियों को मनाने के लिए भी पूरी तरह से संगठनात्मक स्तर पर कार्य करती है, लेकिन कांग्रेस में क्या राहुल गांधी ने उनसे बात की, क्या प्रियंका गांधी ने उनसे बात की? किस तरीके से आप अपना बेस कह पा रहे हैं कि मजबूत है? हमारे लोकल नेता जो है गुजरात प्रदेश के, ये लोग जाते ही है और जितने कम वोट से जीते हैं, लेकिन जीता वो सिकंदर होता है, क्योंकि गई दफे भाजपा की सरकार 2017 में बनी, वो 99 पे आके अटक गए थे, यानी 6 सीट से ज्यादा में बन गई, यानी जो जीता वो सिकंदर है। ये दफे हम 125 प्लस लाएंगे। मैं आपके माध्यम से नहीं चाहते, बोलता हूँ सिकंदर बनना ही नहीं चाहते। नयन जी और सोलंकी जी को आमने सामने लेकर आइए। मैडम, महंगाई का मार बहुत हो गया है। हम कहीं चलते जाते हैं विस्तार के अंदर तो लोग पूछते खेती वाले को कि भैया महंगाई बहुत हो गई है, बहुत महंगाई का मार बहुत भारी हो गया है। महंगाई से हम देख नहीं पाते लोगों की परेशानी, ये परेशानी के हिसाब से हम मानते हैं कि ज्यादा महंगाई नहीं है और हमारे वादा है पक्का 125। सोलंकी जी जवाब दीजिए जल्दी से। लोगों ने वहां पे आंदोलन किया था, भूखमरा हो गया था इंदिरा गांधी जी के शासन में, तो वो भी थोड़ा बोलिए ना। मैं
लेकिन उसको इन्फ्लेशन में कंट्रोल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वर्षों पहले शहीदों के उसकी बात, अभी तो आपके पास 6-7 साल से तो आपके पास सरकार है, अभी गुजरात में 27 साल से है। वो तो हमारी गलती जो हो आप सुधार के प्रजा को अच्छी तरह से खुश करके रखो ना। इंदिरा जी की बात आज करोगे तो स्वर्गीय इंदिरा जी की बात हम तो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो आज है ही नहीं, तो कैसे बात करेंगे उसको। तो 27 साल की बाद भी आपको बोलना पड़ता है, तो हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू हम आज बोल रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर जो चल रहा है उसमें बोल रहे हैं कि हम ये महंगाई से परेशान प्रजा जो प्रजातंत्र है। एक चीज देखिए, एक चीज है, चाहे नयन जी हो या फिर सोलंकी साहब हो, देखिए रीना जी एक चीज तो क्लियर है, हर चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, ये सभी मुद्दे होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मुद्दा भी होता है जो इन सब से अलग मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। इस बार गुजरात के चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उसी मास्टर स्ट्रोक को हिट किया है, हिंदू और हिंदुत्व का कार्ड खेल के? क्योंकि इनके जो लोग हैं, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, आपने देखा कि कांग्रेस के कैंडिडेट कहते हैं केवल एक विशेष वर्ग का व्यक्ति ही बचा सकता है गुजरात को, तो उनका अपने तुष्टीकरण वोट कोर वोट है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर ही आगे बढ़ रही है। बेसिक्स महंगाई, बेरोजगारी तो हर चुनाव में मुद्दा होती है। रीना जी, नयन जी ने अभी बोला या नीलेश जी ने बोला, तो ये महंगाई और गरीबी हटाओ, ये मुद्दा तो अपने इंदिरा जी के समय से सक्रिय है, लेकिन ना आज तक कोई हटा पाया है इसको, ना इंदिरा जी हटा पाई, ना मोदी जी ने भी 2014 में बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, और महंगाई की बात सबसे पहले की गई थी, लेकिन अभी तक ये दूर नहीं हुई है। तो ये मुद्दा तो है ही है, लोग भी क्या है कि जैसे हजम करके बैठ गए, लोगों की आदत हो गई है, तो ये है। दूसरी बात, आप कांग्रेस की जब कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस के पास तो 2017 में भी ऑप्शन था, लेकिन कांग्रेस उसको कैश नहीं कर सकती है, कांग्रेस की खुद की खामी आगे आ रही है। आप देखो उसका नेतृत्व जो है वो इतना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब ये भाजपा में भी अभी आप देखो कि अब के बार जो हुआ है ग्रुप का, काफी असंतुष्ट ने अपना खुद का अपेक्स उम्मीदवार भी रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन तो भी टेम्पलेट कंट्रोल कहीं पर है, लेकिन कांग्रेस में ये चीज दिख नहीं रही है, और जुटवाद बहुत सक्रिय है जो आज भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। आप देखो तो दूसरी बात यह है कि 2017 में आप देखो पाटीदार आंदोलन का जो था वो असर था, तो आप देखो 77 जो सीट आई थी कांग्रेस के पास, उसकी वजह से ही आई थी, और भाजपा का जो घटकर नहीं तो उसी पाटीदार को, उसी आदिवासी को ही तो साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रीना देखा गया कि गुजरात गौरव यात्रा निकाली गई, और उसका इम्पैक्ट भी दिखने लगा है। गुजरात गौरव यात्रा के जरिए उन्हीं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में तो लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। टोनी जी भी, लेकिन आप देखो मोहन राठवा को लाया गया आपको, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आती है। अगर आप देखो आदिवासी बेल्ट, ठीक है, शार्प कमेंट लेते हैं नीलेश जी से और नयन जी से, शार्प कमेंट लेते हैं। नीलेश जी, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, चुनौती अब भी आपके सामने है, जैसा कि रीना बताने की कोशिश कर रही है। आप भले ही आदिवासी कार्ड इसीलिए तो राहुल गांधी खेल गए क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक ऐसा वोट बैंक है जिसने आपको 2017 में नाको चने चबा दिए थे। नीलेश जी जल्दी से शार्प कमेंट। जी, कांग्रेस की नाकामी ऐसे ही बन गई थी कि जो गुजरात इलेक्शन डिसाइड हुआ उसके पहले ही भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन की उनकी बुक हो गई थी। मतलब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे गुजरात चुनाव में हार के लिए, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सुदर्शन के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक सीटें लाती है। ऐतिहासिक सीटें ला रहे हैं नयन जी, भारतीय जनता पार्टी फिर से इतिहास रचने वाली है, ऐतिहासिक सीटें लेकर आएगी। इस बार 99 प्लस होगा, आप 125 कह रहे हैं, लेकिन मुझे जरा जल्दी से समझा दीजिए कि सौराष्ट्र में जिस तरीके से आप धमक हनक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी सौराष्ट्र में हमने देखा है कि निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को किस तरीके से हार का सामना कराया था। तो क्या इस बार, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इस बार आपके लिए सत्ता नहीं बल्कि विपक्ष को कुर्सी को संभालना एक चुनौती है? नहीं, सत्ता ही है, जी सत्ता ही है, 125 पर लेके आएंगे, 8 तारीख को आप देख लेना। आम आदमी पार्टी चैलेंज है या नहीं आपके लिए? आपको अपने लिए आप चैलेंज मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं आम आदमी पार्टी को? नहीं है, ये सबका खुद की पार्टी है, जो करे, लेकिन मेरी पार्टी पे इतना विश्वास है कि हम 125 प्लस लेके चलिए ठीक है, वाला आदमी नहीं,
ये पार्टी हमारी ऐसी नहीं है कि किसी कांग्रेस को कह रही है 125 प्लस के साथ सत्ता में वापस आ रही है, वनवास खत्म हो रहा है, लेकिन 8 दिसंबर तक इंतजार कर लेते हैं क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट होगा। इतना जरूर है कि जिस तरीके से चुनावी अभियान में धार देने की कोशिश बयानों के जरिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इसका बड़ा इंपैक्ट चुनावों पर जरूर जनता के मूड पर पड़ता है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, ये गुजरात की जनता है। गुजरात की जनता क्या समझती है, किस तरीके से इस चुनाव को उस मोड़ पर लेकर जाती है, नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सत्ता के महासंग्राम को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात 6 बजे सत्ता के महासंग्राम के दौरान। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।